बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं मुझे मेरे YouTube चैनल पर और मैं मुज़म्मिल अवान हूं। परवेज़ इलाही साहब जिनको एंटी करप्शन पंजाब ने गिरफ्तार किया, उनको पेश किया गया अदालत में और मौसूफ जो फैसला सुनाने वाले हैं वो कहते हैं कि जी परवेज़ इलाही साहब को बरी ज़िम्मा करार दिया जाता है। परवेज़ इलाही साहब को बरी ज़िम्मा करार दिया जाता है। सर, एक ऐसा मुलज़म जिसके ऊपर अरबों की करप्शन का, किकबैक्स का, रिश्वतखोरी का इल्ज़ाम है, उसको कहा जा रहा है कि जी इसको बरी ज़िम्मा करार दिया जाता है। परवेज़ इलाही साहब जिनको अदालत में पेश किया गया, इससे पहले जिस दिन वो गिरफ्तार हुए और उससे पहले का जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो आपने देखा, जिस तरह से उनको अदालत में पेश किया गया और अदालत के जो है वो मौसूफ जज साहब कह रहे हैं कि जी उनको बरी ज़िम्मा करार दिया जाता है। परवेज़ इलाही साहब के ऊपर इल्ज़ाम ये था कि उन्होंने एक तो जो करप्शन की, उन्होंने जिस तरह से सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, पंजाब के सरकारी ख़जाने को नुकसान पहुंचाया, और उनके ऊपर सबसे बड़ा इल्ज़ाम ये था कि जो उन्होंने अपने फ्रंट मैन रखे हुए थे जिनके ज़रिए वो करप्शन करवाते थे, मोहम्मद खान भट्टी जैसे फ्रंट मैन जो दर्जा चहारम के नलायक से सरकारी अफसर कहलाते हैं, मोहम्मद खान भट्टी साहब, जिनकी क्वालिफिकेशन आई थिंक को मैट्रिक भी नहीं होगी, तो वो मौसूफ जो हैं उनको परवेज़ इलाही साहब ने अपना फ्रंट मैन रखा हुआ था और उनके जरिए वो करवाते थे करप्शन। अब परवेज़ इलाही साहब के खिलाफ एंटी करप्शन में सरकारी ठेकों में कमीशन लेने के इल्ज़ाम पर जो मुकदमा दर्ज था, उस बुनियाद पर उनको गिरफ्तार किया गया और उनको अदालत में पेश किया गया। और जब वो पेश हुए तो उनको गुजरांवाला करप्शन केस में उनको गिरफ्तार किया गया और गुजरात करप्शन केस में उनको बरी कर दिया गया। अब दोबारा जब उनकी जो है वो रिहाई का हुक्म दिया गया, जब अदालत में उनकी रिहाई का हुक्म दिया गया तो उधर से ही उनको दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया। गुजरात करप्शन केस में जो है वो बरी होते हैं और गुजरांवाला करप्शन केस में गिरफ्तार कर लिया जाता है, क्योंकि गुजरांवाला करप्शन केस में उनके ऊपर एक मुकदमा दर्ज है। अब परवेज़ इलाही साहब की जो गिरफ्तारी है, देखें ये अगर इसको हम सियासी तनाजुर में देखें तो ये गिरफ्तारी बहुत इम्पॉर्टेंट है। और परवेज़ इलाही साहब के ऊपर 9 मई के वाले से भी मुकदमा दर्ज है और आपको पता है कि जिस दिन वो गिरफ्तार हुए उनकी जमानत खारिज हुई और उनको गिरफ्तार किया गया। और एंटी करप्शन पंजाब सुहेल जफर चट्टा साहब वो फरमा रहे थे कि जब एंटी करप्शन पंजाब को चौधरी परवेज़ इलाही साहब मतलूब थे तो इनके घर से वो जो 3 गाड़ियां निकली थी, उन 3 गाड़ियों को चेक किया गया, शीशा तोड़ के चेक किया गया, शीशे तोड़े गए और देखा गया कि परवेज़ इलाही साहब थल्ले लुक के बैठे हुए ने और चूहे वर्गू लुक के बैठे ने। उन्होंने पता कि यार जे फड़िया गया तो मैं तो हत्थे चढ़ जाऊंगा एंटी करप्शन दे। तो वही हुआ, सुहेल जफर चट्टा साहब जो बड़े मौके पर, बड़े दुरुस्त टाइम पर वहां पर पहुंचे तो परवेज़ इलाही साहब को धर लिया गया। अब उनके जो साहिबजादे हैं जिन्होंने परवेज़ इलाही साहब की रही सही सियासत को तबाह कर दिया, उसका खाना खराब कर दिया, और वो बाहर के मुल्क में बैठ के वो मोनस इलाही कह रहा है कि जी हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो इमरान खान के साथ हैं, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं और हमें इमरान खान के साथ खड़े होने की सजा दी जा रही है। और ये वही मोनस इलाही है, ये वही मोनस इलाही है जो इमरान खान की गवर्नमेंट में वफाकी वजीर बना आबी वसाइल का। और इमरान खान कहता है, इमरान खान ने खुद अपने करीबी रुफका को ये कहा कि मुझे बंदे की शक्ल नहीं पसंद, जैसे जनरल कमर जावेद बाजवा ने कहा था ना शाहिद मैतला को इंटरव्यू देते हुए कि मैंने हमजा शहबाज मुझे पसंद नहीं था, मुझे उसकी शक्ल पसंद नहीं थी, तो मैंने कहा यार चौधरी परवेज़ इलाही को वज़ीर आला बनवाओ, क्योंकि जब परवेज़ इलाही हमें कह चुका है कि जी ए साढ़े मौसन ने, ए बाजवा साहब साढ़े मौसन ने, साढ़े वड्डे ने, तो फिर बात ही पीछे कोई नहीं रह जाती सर। तो इसी तरह इमरान खान साहब के कसीदे पढ़ने वाले जो मोनस इलाही साहब जो उनकी मोहब्बत की दास्तानें कौम को सुना रहे हैं, बाहर के मुल्क में बैठ के वो एंजॉय कर रहे हैं और यहाँ पे देख रहे हैं कि जी उनके वालिद साहब जो हैं वो पुलिस के हत्थे चढ़े हुए हैं। अगर इतनी मर्दानगी है, अगर इतनी जुर्रत है और अगर इतना सब्र और अगर इतना हौसला बुलंद है तो मोनस इलाही साहब पाकिस्तान आए और आकर अपनी गिरफ्तारी दें और यहाँ पर अपने मुकदमात का सामना करें जो एंटी करप्शन में चल रही हैं, जो अदालतों में चल रही हैं, जो आपके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग के इल्ज़ाम हैं। तो मोनस इलाही साहब जो हैं, जब परवेज़ इलाही साहब वज़ीर आला पंजाब बने थे और जब उनको बाजवा साहब की मरहून मिन्नत वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, ज़ोर ज़बरदस्ती बनवाया गया और एक ऐसा फैसला, वो अदालत के जो जज साहब हैं उनका फैसला
मैं बहुत ऑनर, डिग्निटी और रिस्पेक्ट के साथ ये बात कर रहा हूँ कि आर्टिकल 63A के ऊपर होने वाला फैसला, जिसको आज भी पाकिस्तान के माहिर कानून, पाकिस्तान के बड़े बड़े लॉ के लीगल एक्सपर्ट्स क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्रिटिसिज्म की जद में ला रहे हैं। अब हामिद खान साहब जो हैं उनके ऊपर कोई तनकीद नहीं कर सकता, उनकी वकालत के ऊपर कोई उंगली नहीं उठा सकता, किसी को उनके ऊपर कोई होगा, कोई शक होगा, कोई इल्ज़ाम लगा सकता है, लेकिन मैं तो उनका बहुत कॉम्पिटेंट लॉयर समझता हूँ। तो उन जैसा वकील जो इमरान खान का भी वकील है, वो बंदा ये कह रहा है कि आर्टिकल 63A के ऊपर जस्टिस मुनीब अख्तर का फैसला मुतनाज़े है और ये एक मुतनाज़े फैसला है, इसको आइंदा मुस्तकबिल में कालअदम करार दिया जा सकता है कि सर उसी फैसले के जरिए परवेज़ इलाही वज़ीर आला पंजाब बना, उसी फैसले के जरिए परवेज़ इलाही को वज़ारत आला पंजाब के लिए उसको कुर्सी दी गई और कहा गया कि जी ये वज़ीर आला पंजाब है। और बंदयाल साहब ने वो फैसला सुनाया कि उस वक्त जो डिप्टी स्पीकर की रूलिंग थी, दोस्त मिजारी जो उस वक्त डिप्टी स्पीकर थे पंजाब असेंबली, उनकी रूलिंग को कलअदम करार देकर परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया। और उस फैसले की रोशनी में जो परवेज़ इलाही साहब को वज़ारत आला मिली पंजाब की, उसके ऊपर आइंदा मुस्तकबिल में फैसला होगा कि आर्टिकल 63A में भाई ये कौन सी कानून की किताब में लिखा है कि जो पार्लिमानी लीडर है, जो पार्लिमानी हेड है, उसकी डायरेक्शंस के मुताबिक पार्टी के अरकान वोट कास्ट करेंगे। आर्टिकल 63A कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 63A, आइन का आर्टिकल 63A, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान की किताब उठाकर देख लें तो उसमें पार्टी चेयरमैन का जिक्र है, कहीं पर पार्लिमानी हेड का जिक्र नहीं है, कहीं पर पार्लिमानी पार्टी के लीडर का जिक्र नहीं है। लेकिन उसके बावजूद परवेज़ इलाही को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया। और जब परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हुए हैं, आपकी बात कर लेते हैं, अब जब परवेज़ इलाही साहब गिरफ्तार हुए तो सर देखें, इनकी गिरफ्तारी एंटी करप्शन पंजाब को इसलिए मतलूब थी क्योंकि इनके ऊपर इल्ज़ामात बहुत संगीन हैं, बहुत संगीन एलिगेशंस हैं और उन इल्ज़ामात की बुनियाद पर आगे तहकीकात होनी है। सुहेल जफर चट्टा साहब ने जिस तरह कहा कि वो एंटी करप्शन पंजाब को मतलूब थे, इनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, दौरान तफ्तीश बहुत सी चीज़ें खुलेंगी। जिस तरह मोहम्मद खान भट्टी ने इंकशाफात किए कि जी मैंने लाहौर में इतने किनाल का घर बनाया, मंडी बाउद्दीन में मेरे इतने फार्म हाउसेज हैं, इतनी जायदादें हैं, लाहौर कैंट में मेरे इतने प्लॉट्स हैं, इतनी गाड़ियों का मैं मालिक हूँ, इतनी मेरी मालियत है, अरबों के असासे हैं मेरे। और फिर वो बता रहा है मोहम्मद खान भट्टी, जो सेक्रेटरी पंजाब असेंबली रहा, जो परवेज़ इलाही साहब का एडवाइज़र के तौर पर काम करता रहा, वो बंदा ये बता रहा है कि वो किस तरह से करप्शन करता रहा, उसने किस तरह से करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए। जो सेक्रेटरी था पंजाब असेंबली का, जो एडवाइज़र था परवेज़ इलाही साहब का, प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू चीफ मिनिस्टर अपॉइंट किया गया उसको, वो एडवाइज़र का ही ओहदा होता है। तो उस बंदे ने जिस तरह से करप्शन की, उसने एक एक चीज़ कौम के सामने बताई और दौरान तफ्तीश उसने ये बताया कि एक जज साहब जिनके साहिबजादे मुस्तफ़ा नकवी और मुर्तज़ा नकवी किकबैक्स लेते थे, फैसले करते थे, अरबों रुपए की करप्शन के इल्ज़ामात है। लेकिन आज आप हैरान होंगे सर, आज वो जज साहब बैठे हुए हैं और सुप्रीम कोर्ट का प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर बिल उस बेंच का वो हिस्सा है जिनके ऊपर इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर उंगलियां उठी हैं कि वो उस बेंच का ऐसा नहीं मान सकते, वो उस बेंच को हेड कर रहे हैं और उस बेंच में बैठकर बतौर जज जब वो फैसला करेंगे तो क्या उनका फैसला मुतनाज़ नहीं हो जाएगा। वो एक जज साहब जिनकी वजह से बकिया 7 जजों के ऊपर इल्ज़ामात लगेंगे, उंगलियां उठेंगी, तो चीफ जस्टिस साहब जो इंतहाई काबिल एहतराम है, उनको चाहिए कि उन जज साहब को कहें कि आप खुद भाई अपने आप को साइड पर कर लें, आप खुद साइड लाइन हो जाएं, क्योंकि आपके इस फैसले से जो इल्ज़ामात लगेंगे, जो उंगलियां उठेंगी, उससे आपकी शोहरत जो है उसके ऊपर उंगलियां उठेंगी, आपकी शोहरत दागदार होगी, उससे अदलिया की साख मुतासर होगी, उससे अदलिया पर लोगों का एतमाद उठ जाएगा। अदलिया जो अपना एतमाद बहाल करना चाहती है अवाम की नज़र में, अदलिया जो आइन और कानून के मुताबिक फ़ैसला करती है, जो साइलिन को इंसाफ फराहम करती है, जब वो उस अदलिया में बैठकर एक जज साहब जिनके ऊपर बेशुमार स्कैंडल्स के इल्ज़ामात हैं, जिनके ऊपर बेशुमार रेफरेंसेस दायर हो चुके हैं, जिनके कोड ऑफ कंडक्ट को मैलाफाइडी कहा जा रहा है और जिनको कहा जा रहा है कि जी उनकी शोहरत जो है उनके ऊपर लगे हुए इल्ज़ामात की वजह से ख़राब हो गई है, वो जज साहब जब बैठकर फैसला करेंगे, वो जज साहब जब बैठकर फैसला देंगे तो सर वो फैसला जो है वो मुतनाज़े हो जाएगा, वो क्रिटिसिज्म की जद में आएगा, वो कंट्रोवर्शियल हो जाएगा। तो अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ कि परवेज़ इलाही साहब जो हैं
उनका मक्कू ठपने के लिए उनको दोबारा गिरफ्तार किया गया, और इसीलिए गिरफ्तार किया गया, इस इल्ज़ाम में गिरफ्तार किया गया कि उनसे इन्वेस्टिगेशन होगी, उनसे तमाम तर इल्ज़ामात जो उनके ऊपर आयद हैं उस पर तहकीकात होंगी, तो वो बताएंगे कि उन्होंने किस किस तरह करप्शन की, किस किस तरह उन्होंने पंजाब के सरकारी ठेकों में लोगों को कमीशंस दिए, लोगों को भर्ती किया, वो उसको मोहम्मद खान भट्टी को, उसके भाइयों को, उसके बाद वो जितने लोग थे परवेज लाई के फ्रंटमैन, वो जितने लोग थे परवेज लाई के फ्रंटमैन, वो जो सारे जब दौरान तफ्तीश वो सब पर इल्ज़ामात लगेंगे तो सबकी पकड़ होगी, बचना किसी ने नहीं है, पकड़ सबकी होनी है। मोहन सलाई साहब जो बाहर के मुल्क में बैठ के आज ये भाषण दे रहे हैं कौम को और बता रहे हैं कि जी मेरे वालिद साहब को इमरान खान की जो है वो इमरान खान के साथ खड़ा होने की बुनियाद पर पकड़ा गया, तो सर आपके वालिद साहब को आपके इन काले करतूतों की वजह से पकड़ा गया। आपके वालिद साहब को इसीलिए पकड़ा गया कि मोहन सलाई साहब आपने अपने वालिद साहब की रही से ही सियासत तबाह करवा दी, ख़त्म करवा दी। और जब चौधरी शुजात के घर में बैठकर वो पीडीएम के लोग गए थे, जब चौधरी शुजात के घर वो पीडीएम का वफ्द आया था, तो उस वक्त परवेज लाई साहब को कहा गया था कि आप वजारत आला ले लें और कहा गया था कि आप वजारत आला कबूल करें। तो मोहन सलाई साहब कौम को ये भी बता दें, वो जो पॉलिटिकल इंजीनियर था लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मुजम्मिल हुसैन जो चेयरमैन वापडा था इमरान खान के दौर में, क्या उसने आपको कॉल करके ये नहीं कहा था कि अगर आपने अपनी साइड बदली तो आपके खिलाफ केसेस खोल देंगे? तो उसी एक कॉल की बुनियाद पर आपने जो है वो अपने वालिद परवेज लाई साहब को कहा कि जी नहीं हमने नहीं जाना, हम तो इमरान खान के साथ खड़े हैं, ये ना हो कि जी साड़ी पकड़ हो जाए। तो आपने तो अपने वालिद साहब की सियासत को खुद अपने हाथ से तबाह किया, मलिया मेट किया, उसको खुद ज़मीन बोझ किया। तो आज आप किस मुंह से कहते हैं कि जी आप बाहर के मुल्क में बैठ के इमरान खान के कसीदे पढ़ रहे, और किस मुंह से आप बात कर रहे हैं इमरान खान की? तो परवेज लाई साहब जो हैं जी उनकी बचत कोई नहीं है। और मैं आपको फिर बता दूं कि पकड़ जो उनकी हुई है वो बड़ी सख्त पकड़ हुई है, और वो जो ताकतवर लोगों को कहा जा रहा था कि जी बड़े अच्छे उनके साथ रवाबित हैं, परवेज लाई को कोई नहीं पकड़ सकता, इमरान खान को कोई हाथ नहीं लगा सकता, तो सर अगलों ने जेल में तोड़ के दिखाया। बेशक 1 दिन के लिए रखा, बेशक 10 दिन के लिए रखा हो, लेकिन अगलों ने ये रोज़ा तोड़ा है, ये चुप का रोज़ा तोड़ा है। जो आप कहते थे ना, ये जो आप जैसे लोग, हमारे सहाफ़ी, हमारे कॉलम नवीस, हमारे दोस्त, हमारे बरखुरदार जो ये बातें करते थे कि जी परवेज लाई को और इमरान खान को कोई गिरफ्तार नहीं कर सकता, तो अगलों ने गिरफ्तार करके दिखाया, अगलों ने मुकदमात बनवा कर दिखाए और अगलों ने उसको अदालत में पेश करके दिखाया। ये थी आपकी इज्जत, जो रही से इज्जत जो थी वो भी खाक में मिल गई। अब आते हैं जी असल पॉइंट की तरफ। दूसरा जो मैंने आपसे पॉइंट डिस्कस करना है कि उस्मान बुज़दार जो वज़ीर आला पंजाब थे इमरान खान की हुकूमत में, और बड़ा क्रिटिसिज्म हुआ यार इस बात के ऊपर कि उस्मान बुज़दार जैसे बंदे को वज़ीर आला पंजाब बनवाया गया, और तहरीक इंसाफ भी खुश नहीं थी, इधर से जहांगीर तरीन खुश नहीं थे, इधर से अलीम खान साहब खुश नहीं थे, और बहुत से लोग नाराज़ थे, शाह महमूद कुरैशी नाराज़ थे। लेकिन उसके बावजूद इमरान खान की हमायत नहीं थी, बल्कि उनकी अहलिया बुशरा बीबी की हमायत की वजह से उस्मान बुज़दार को वज़ीर आला पंजाब इसलिए बनवाया गया कि पार्टी को वो लोग कबूल नहीं थे जो जहांगीर तरीन और अलीम खान जैसे लोग हैं, क्योंकि उनको पता था कि ये जो लोग हैं ये आंखें दिखाते हैं, ये लोग किसी की हाँ में हाँ नहीं मिला सकते, ये फैसला करेंगे तो आज़ादाना तौर पर करेंगे, ये किसी के दबाव में आकर फैसला नहीं करेंगे। तो उस्मान बुज़दार जो डमी था और पता था कि जी ये बंदा डमी है और इसको किसी भी वक्त किसी भी तरीके से किसी भी तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है, तो उसको वज़ीर आला पंजाब बनवा दिया गया। और उसको वज़ीर आला पंजाब बनवाने की नौबत इसलिए पेश आई कि वो जो बुशरा बीबी का दम दरूद था, वो जो तावीज़ दागे थे, वो जो ऊपर वो कलाम पड़ा हुआ था, उसकी बदौलत उस्मान बुज़दार की लॉटरी निकली और उस्मान बुज़दार वज़ीर आला पंजाब बन गया। उस्मान बुज़दार जब वज़ीर आला पंजाब बने तो मुत्तहिद बार जनरल बाजवा जब इमरान खान साहब से मिला करते थे तो वो कहते थे कि वज़ीर आज़म साहब आपने ये बहुत बड़ा ब्लंडर किया कि पंजाब के सूबे के ऊपर एक ऐसे कठपुतली शख्स को लाकर हमारे पर मुसल्लत कर दिया है जिसका कोई कैलिबर नहीं है, जिसका कोई किरदार नहीं है, जिसके ऊपर लोग उंगलियां उठा रहे हैं और जिसकी कोई इज्जत नहीं है सियासत के अंदर, जिसको कोई अच्छा नहीं समझता सियासत के अंदर। तो आपने उस शख्स को वज़ीर आला पंजाब बना दिया। अब उस्मान बुज़दार जो है, वैसे ये 2 बार मुस्लिम लीग नून के टिकट पर रुकने कौमी असम्बली भी रहे, और इससे पहले जो इनके वालिद साहब थे, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद फरमाए, फ़तेह मोहम्मद बुज़दार साहब,
वो नाज़म भी रहे अपने हलके में तौंसा शरीफ डेरा गाजी खान में। तो उस्मान बुज़दार के बारे में कहा जाता था कि जी ये तौंसा शरीफ ज़िला डेरा गाजी खान के एक पसमानदा इलाके से ताल्लुक़ रखता है, जहाँ पर बिजली भी नहीं आती, जहाँ पर गैस भी नहीं आती। वो बड़ा जो है वो गरीब तरीन बंदा है और बड़ा सादा सा बंदा है। तो उस्मान बुज़दार की सादगी का अंदाज़ा आप यहाँ से लगाएं कि मौसूफ जब वज़ीर आला पंजाब बने तो इनकी अहलिया और इनके बच्चे वज़ीर आला हाउस में रह रहे थे, वहाँ पर पनाह गज़ीर थे। और जो करोड़ों रुपए का खर्चा हुआ एक साल के अंदर, जो मैं अगर आपको लिस्ट निकाल के दिखा दूँ ना इस तरह की, तो एक साल के अंदर जितना खर्चा हुआ आप कानों को हाथ लगाएंगे कि उन्होंने खाने पीने के ऊपर 1 करोड़ से ज़ायद का खर्चा कर दिया। और सर आप अंदाज़ा लगाएं कि उस्मान बुज़दार, जिसको बहुत शरीफ और नफ्स इंसान कहा जा रहा था, बहुत दयानतदार इंसान कहा जा रहा था, बहुत अपराइट शख्स कहा जा रहा था, वो बंदा अपने भाई को पंजाब के सरकारी ठेकों के ऊपर मुसल्लत करता है, कमीशन वहाँ से लेता है, पंजाब के सरकारी खजानों के ऊपर मुसल्लत करता है, अपने भाइयों को वो पंजाब के जितने भी इदारे हैं वहाँ पर मुसल्लत कर देता है और करोड़ों रुपए का नहीं बल्कि अरबों रुपए का अरबपति बन जाता है। तो उस्मान बुज़दार जिसने मीडिया पर आकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, और मौसूफ ने सबसे मुख्तसर प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि जी मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ, मैं 9 मई के वाक़यात की मज़म्मत करता हूँ। और मौसूफ ने कहा कि उस्मान बुज़दार साहब जो हैं उन्होंने कहा कि जी मैं सियासत से दस्तबरदार होने का ऐलान करता हूँ और मेरा ज़मीर मुतमिन है, नेक नियति के साथ अवाम की खिदमत की, नेक नियति के साथ अवाम की खिदमत की। और भाई बताओ कौन सी खिदमत की तुमने तो पंजाब को लूटा, तुम्हारे दौर में तो पंजाब में करप्शन हुई, वो फराह गोगी, एहसन जमील गुज्जर, उसके बाद वो क्या नाम था यार उसका नाम मैं भूल गया, वो जुल्फी बुखारी, उसके बाद वो मुतअद्दिद जो लोग थे जिस तरह से उन्होंने पंजाब के सरकारी खजाने को लूटा। फराह गोगी जो बुशरा बीबी की फ्रंट मैन थी, जो उनकी दोस्त थी, बहुत करीबी दोस्त थी, इनके फैमिली टर्म्स थे, उसका शोहर एहसन जमील गुज्जर बाहर के मुल्क में बैठ के शाहजेब खानजादा को इंटरव्यू देते हुए कहता है कि हमारे खिलाफ साजिश हुई है। और भाई केड़ी साजिश हुई है तुम्हारे खिलाफ? ये जो इल्ज़ामात थे ये मैंने तो नहीं लगाए, ये इल्ज़ामात आपके खिलाफ ये चार्जशीट है जुल्फी बुखारी के खिलाफ, जो उसने रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अंदर करप्शन की, उसका वो मरकजी किरदार था, फ्रंट मैन था कि रावलपिंडी रिंग रोड स्कैंडल के अंदर उसने किस तरह से अरबों की करप्शन की बहती गंगा में हाथ धोए और किस तरह से वो करप्शन कर रहा था। सारी चीज़ें ऑन द रिकॉर्ड थी। अब उस्मान बुज़दार का कहना है कि जी मेरा ज़मीर मुतमिन है, नेक नियति के साथ अवाम की खिदमत की, 9 मई को होने वाले वाक़यात काबिल मज़म्मत हैं, इनकी मज़म्मत करता हूँ। 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहा हूँ, 14 माह से मुख्तलिफ अदालतों में मुकदमात का सामना कर रहा हूँ। इल्ज़ामात के हैं करप्शन से मुतल्लिक, इल्ज़ामात के हैं किक बैक से मुतल्लिक, इल्ज़ामात के हैं ठेकों में सरकारी खुर्द बुर्द से मुतल्लिक। तो उस्मान बुज़दार जो हैं वो भी चले गए, सारे जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता। और इमरान खान साहब जिनकी ये गलत फहमी बड़ी अच्छी तरह दूर हो गई है कि वो बड़े पॉपुलर लीडर हैं, वो 2 ताई अक्सरियत से आ रहे हैं, और वो बेवकूफ़ लोग जो अभी तक इस बात के कसीदे पढ़ रहे हैं कि इमरान खान को जी तोड़ा जा रहा है, इमरान खान की पार्टी को तोड़ा जा रहा है। भाई तोड़ा नहीं जा रहा, वो खुद टूट गए हैं। ये दरअसल इमरान खान ने जो इस्टेब्लिशमेंट को आंखें दिखाई हैं, ये उसका ये नतीजा है, उसका ये तसलसल है जो अब तक बरकरार है। ये जो 9 मई को वाक़यात हुए थे, जिन्होंने डंडे पकड़ के नुकसान पहुंचाया, जिना हाउस के ऊपर हमला किया, कोर कमांडर हाउस जो जिना हाउस है उधर हमला किया, एयरबेस पर हमला किया, उसके बाद सरकारी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सरकारी और निजी इमलाक को नुकसान पहुंचाया, सवात मोटरवे इंटरचेंज को तोड़ा, सवात मोटरवे इंटरचेंज के ऊपर जो है वो डंडे बरसाए, वहाँ पर जो है वो लाठी चार्ज किया। तो ये वो उस चीज़ का तसलसल है। मलिका बुखारी, उस्मान बुज़दार, महमूद मौलवी, फवाद चौधरी, इमरान इस्माइल, शरी मज़ारी, फ़याज़ुल हसन चौहान, उसके बाद राजा यासर माइयों, कितने लोग चले गए तहरीक इंसाफ से, सेंचुरी मुकम्मल हो चुकी है। डॉक्टर मुराद रास, कर्नल हाशिम डोगर, ये वो लोग थे जो बड़े प्रोमिनेंट लोग थे तहरीक इंसाफ में, ये मीडिया पर आकर बतौर पार्टी लीडर रिप्रेजेंट करते थे अपनी पार्टी को, सारे चले गए। इमरान खान साहब जो है उनके काले करतूतों ने उनको वहां पर ला खड़ा किया है जहां पर उन्होंने सोचा भी नहीं था कि उनकी पॉलिटिक्स जमीन बोस हो जाएगी। तो परवेज लाई और उस्मान बुज़दार, ये 2 रेलेवेंट टॉपिक्स मैंने आपसे डिस्कस किए। नेक्स्ट व्लॉग में कुछ इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन आपके सामने रखूंगा
और जो नई जमातें बन रही हैं, ये जो नया इत्तेहाद बन रहा है, क्या ये आइंदा मुस्तकबिल में आने वाली पॉलिटिकल पार्टीज नून लीग और पीपल्स पार्टी के लिए कोई खतरे की घंटी साबित होगा, या ये अपनी मौत आप मर जाएगा? ये इत्तेहाद कायम रहता है या ये इत्तेहाद ठुस होता है? इसके ऊपर नेक्स्ट व्लॉग में बात करूंगा। अपनी राय का कमेंट्स में ज़रूर इज़हार कीजिएगा। इंशाल्लाह एक नए सेगमेंट के साथ फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।